अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। लोकसभा और तेलंगाना में एक असम्बली ज़मीनी इंतखाब और आंध्र प्रदेश में बैक वक्त इंतखाबात के इंतखाबी मुहिम का आज शाम 6 बजे अख्तिताम हो गया। ताहम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से इतवार की रात 10 बजे तक घर घर मुहिम की इजाज़त है। पोलिंग 13 मई को सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम 6 बजे ख़त्म होगी। 5 लोकसभा हलकों में माओ नवाजों से मुतासरा 13 असम्बली हलकों में पोलिंग शाम 4 बजे ख़त्म हो जाएगी। वोटर्स को वोट डालने की तरगीब देने के लिए हुकूमत ने 13 मई को पेड हॉलीडे का ऐलान किया है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों के लिए जुमला 525 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस दौरान तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि हफ्ता 11 मई को शाम 6 बजे से रियासत भर में सेक्शन 144 नाफिज हो गया है, जिसके पेश नज़र 4 से ज़ायद अफराद एक जगह जमा नहीं हो सकते। इंतखाबी मुहिम आज शाम 5 बजे अख्तिताम को पहुंची। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी किस्म की तशहीर भी शाम 6 बजे से नहीं की जा सकती। ये पाबंदी 1 जून को शाम 6:30 बजे तक रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए विकास राज ने कहा कि 13 मई को पोलिंग के दिन बाउजरत तातील का ऐलान किया गया है। ताहम उन्हें इत्तलात मौसूल हुई है कि बाज़ इदारे 13 मई को तातील नहीं दे रहे हैं। ऐसे इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 48 hours की కొన్ని నిబంధనలు ఉంటాయి. Political parties have to follow them. ముఖ్యంగా most important thing is all election campaigning through public meetings has to come to a halt ఉంటుంది. So దాన్ని బట్టి 48 hours before 4 o'clock today and 6 o'clock in the respective places silence period start అవుతుంది. So I'll start with the certain protocols. The last 48 hours की కొన్ని నిబంధనలు ఉంటాయి. Political parties have to follow them. ముఖ్యంగా most important thing is all election campaigning through public meetings has to come to a halt ఉంటుంది. So దాన్ని బట్టి 48 hours before 4 o'clock today and 6 o'clock in the respective places silence period start అవుతుంది. AICC जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज जहीराबाद के उम्मीदवार सुरेश कुमार शेटकर के हक में कामारेड्डी में एक अजीम शान रोड शो से खिताब किया। इस रोड शो में वजीर आला रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के सीनियर कायद व हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और कई सीनियर कायदीन मौजूद थे। मोदी जी ने आपकी सारी संपत्ति ली, देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी। देश का कोयला, देश की बिजली, देश के एयरपोर्ट, देश के पोर्ट, बंदरगाह, देश की बड़ी बड़ी सड़कों का ठेका सारा अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दिया। 16 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के कर्ज माफ किए। आपका 1 रुपया माफ किया। आपको जब कर्ज लेना होता है आपको मदद मिलती है। आपको क्या दिया? आपको नोटबंदी दी, आपको GST दी, आपको महंगाई दी, आपको बेरोजगारी दी और आपको नफरत का तोहफा दिया। बोल दो, यहां से तेलंगाना से शुरू करो, यहां से बोल दो, इस देश की जनता जाग गई है। इस देश की जनता को नफरत नहीं चाहिए, काम चाहिए, रोजगार चाहिए। इस देश की जनता को विकास चाहिए। इस देश के किसान को सहायता चाहिए। इस देश की महिला को अपने पैरों पे खड़े होना है। इस देश के मजदूर को सही आमदनी चाहिए। बोल दो नरेंद्र मोदी को, बोल दो हर भाजपा के प्रत्याशी को कि बहुत हो गया है, हमें नहीं चाहिए आपका तोहफा, हमें नहीं चाहिए आपकी सरकार। हम ऐसी सरकार लाएंगे जो इस देश में फिर से सच्चाई की राजनीति स्थापित करे, लोकतंत्र स्थापित करे। हमें आपका संविधान विरोधी विचारधारा आपकी नहीं चाहिए।
बोल दो, यहां से संदेश भेजो, आप इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, आप इस देश के संविधान को सुरक्षित रखेंगे, आप अपने अधिकार, अपने आरक्षण के लिए लड़ेंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताओ, एक ऐसी सरकार लाओ देश में जो कभी आपको गुमराह नहीं करे, जो दिन रात आपके लिए काम करके दिखाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात दस्तूर की तब्दीली और तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने और इस तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान हो रहे हैं। पटनचेरू में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मजहबी मुनाफरत के जरिए अवाम के दरमियान फूट डालने की साजिश की जा रही है। उन्होंने पटनचेरू को एक मिनी इंडिया करार दिया। उन्होंने कहा कि वेंकटराम रेड्डी ने हज़ारों करोड़ रुपए कमाकर केसीआर और हरीश राव को भारी रकम देकर टिकट हासिल किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अमित शाह और मोदी तेलंगाना के दौरे के दौरान तेलंगाना की तरक्की की बात करने के बजाय हिंदू मुस्लिम के दरमियान झगड़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ఎక్కువ తక్కువైనా ఏడన్నా తుట్టైనా పటాన్ చెరువు నుంచి పూర్తి స్థాయిలో 50,000 మెజార్టీ ఇస్తారని నాకు సంపూర్ణమైన నమ్మకం వచ్చింది. నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి నీలం మధుకు కాటా శ్రీనివాస్ కి సూచన చేస్తున్నా, మీ ఇద్దరు జోడెద్దుల్లాగా రామ లక్ష్మణులాగా కలిసి పని చేయండి. నేను మా దామన్న మీ రాజకీయ భవిష్యత్తును, మీ అవకాశాలను చక్కదిద్దే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. చిన్న చిన్న అంశాలు ఏమన్నా ఉన్నా పక్కన పెట్టాలి. ఇవాళ దేశం ఒక సంక్లిష్టమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నది. 17 సార్లు లోకసభ ఎన్నికలు జరిగితే రాజకీయ పార్టీలు ఆనాడు సంక్షేమము, అభివృద్ధి ఎజెండాగా పేదరిక నిర్మూలన, పారిశ్రామిక అభివృద్ధి ఎజెండాగా ఎన్నికలు జరిగినాయి. కానీ మొదటిసారి 18వ లోకసభ ఎన్నికలు ఈ రోజు సంక్షేమ అభివృద్ధి ప్రాతిపదికన జరగట్లేదు. రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలని, రిజర్వేషన్లను రద్దు చేయాలనే ప్రాతిపదికన ఈ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. అందుకే మా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ సోదరులను నేను విజ్ఞప్తి చేయదలుచుకున్నా. ఆనాడు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మనకు ప్రసాదించిన రాజ్యాంగం ద్వారా వచ్చిన రిజర్వేషన్లను, కల్పించిన మానవ హక్కులను, సమానమైన అవకాశాలను ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ బీజేపీ ఇవాళ రద్దు చేయాలని కుట్ర చేస్తున్నది. ఇదే కాదు, మతాల మధ్యన, భాషల మధ్యన, ప్రాంతాల మధ్యన, మనుషుల మధ్యన, మన మధ్యన చిచ్చు పెట్టి మనం కత్తులు. वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के बाद कांग्रेस हुकूमत अपने वादे के मुताबिक आसरा स्कीम के तहत दिए जाने वाले 2,000 रुपए के वजीफे की रकम को 4,000 रुपए कर देगी और नए राशन कार्ड भी जारी किए जाएंगे। करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक किसानों के ज़राई कर्ज माफ़ करने के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात से कबल आवाम से जो भी वादे किए थे उन वादों में तकरीबन वादों को पूरा किया गया, बाकी वादों की तकमील बाकी है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया है, जिसकी वजह से कांग्रेस हुकूमत इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं ले सकी। तहम इंतखाबात के बाद वादों को पूरा करने के इक़दाम किए जाएंगे। కరీంనగర్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు, నాయకులకు, ఓటర్ మహాశయులందరూ కూడా విజ్ఞప్తి. ప్రచారం ఈ రోజుతో ముగుస్తూ ఉంది. 13న పోలింగ్. ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పటికే ఇంటింటికి తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఇదే ఊపును, ఇదే ఉత్సాహాన్ని 13 దాకా కొనసాగిస్తూ మనం తప్పకుండా గెలవాలి అనే కసితో పనిచేసేటువంటి విధంగా మీరు ముందుకు పోవాలని కోరుతా ఉన్నా. ఈ ఎన్నిక మన గెలుపు కోసమే కాదు, దేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడడానికి, నియంతృత్వాన్ని వ్యతిరేకించడానికి, రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకోవడానికి, పైన జై శ్రీరామ్ అంటూ లోపల రిజర్వేషన్లకు రామ్ రామ్ చెప్పాలనుకునే బీజేపీని ఎదుర్కోవడానికి. కాబట్టి దయచేసి మీరంతా మీ బూతుల్లో మెజారిటీ ఓట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చే విధంగా శ్రమపడాలని కోరుతా ఉన్నా. మీరు ఇప్పటికే పార్లమెంటు స్థాయిలో అభ్యర్థిగా రాజేంద్రరావు గారు, నేను, గౌరవ శాసనసభ్యులు, నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు, నాయకులకు, ఓటర్ మహాశయులందరూ కూడా విజ్ఞప్తి. ప్రచారం ఈ రోజుతో ముగుస్తూ ఉంది.
हैदराबाद डीसीसी के सदर और हैदराबाद लोकसभा हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद के पुराने शहर में तब्दीली की लहर को कामयाबी के साथ शुरू किया। हफ्ते के रोज पार्टी के सीनियर कायदीन के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वलीउल्लाह समीर ने गुज़िश्ता 16 दिनों में अपनी इंतखाबी मुहिम के नुमाया असरात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान कांग्रेस के कायदीन ने अवामी जलसों का इनेकाद किया, घर घर मुहिम चलाई, बाइक रैलियाँ निकाली और हैदराबाद हल्के में रोड शोज़ का इनेकाद किया। लेकिन सबसे अहम कोशिश मैन टू मैन कॉन्टैक्ट यानी आदमी से आदमी का रब्ता था, जिसमें कांग्रेस के कायदीन और कारकुन ज़ाती तौर पर हर महल्ले में गए और वहाँ के मुमताज़ अफराद के साथ मुलाकात की और उन्हें कांग्रेस के एजेंडे से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मुहिम का मकसद लोगों के दिलों को जीतना था और लोगों को समझाना था कि वो शहर के इस इलाके में तब्दीली ला सकते हैं। समीर वलीउल्लाह ने इंकशाफ किया कि हैदराबाद के लोग खौफ और तब्दीली के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने पुराने शहर के मकीनों के बहुत से मसाइल के बारे में बताया और कहा कि पुराने शहर के लोग मनफी इमेज की वजह से, नेगेटिव इमेज की वजह से काफ़ी परेशान हैं। कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पुराने शहर के लोगों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। मजबूरी में उन्हें प्राइवेट खानगी फाइनेंसर से भारी सूद पर उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए पुराने शहर में माइक्रो फाइनेंस स्कीम मुतारिफ करने की गुजारिश करेंगे। साथ ही समीर वलीउल्लाह ने एक पुराने शहर की तरक्की का एक खाका पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 20 अहम वादे इस के तहत किए हैं। इसमें सबसे अहम वादा यह है कि समीर वलीउल्लाह ने वादा किया कि अगर वो इंतखाबात जीत जाते हैं तो 5000 नौजवानों को मुलाजमत फराहम करेंगे, 50,000 बेरोज़गार नौजवानों को रियायती कर्ज़ों के यानी सब्सिडाइज्ड लोन उन्हें दिया जाएगा। एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का क़याम, एक बैनुल-अक़वामी स्कूल का क़याम शामिल है। साथ ही पुराने शहर के लिए समीर वलीउल्लाह ने 5000 करोड़ रुपए का खुसूसी तरक्याती पैकेज लाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि उस्मानिया हॉस्पिटल की तरक्की के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। समीर वलीउल्लाह ने अपील की कि हैदराबाद के अवाम के पास ये एक सुनहरी मौका है कि जिसके ज़रिए वो अपने मुस्तकबिल को और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने अपील की कि कांग्रेस पार्टी के लिए हैदराबाद के सभी वोटर्स 13 मई को वोट करें। कांग्रेस के सरकर्दा लीडर राहुल गांधी ने ऐलान किया कि मरकज़ में इंडिया इत्तेहाद के बरसर इख्तिदार आने पर आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने ज़िले कड़पा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी के अलावा पवन कल्याण और चंद्रबाबू बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने कहा कि जगन से कभी भी मरकज़ ने कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से पूछा कि 10 साल तक मरकज़ में बरसर इख्तिदार रहने के बावजूद आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा क्यों नहीं दिया गया, पोलावरम प्रोजेक्ट को मुकम्मल क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मरकज़ में इंडिया इत्तेहाद के बरसर इख्तिदार आने पर कड़पा स्टील प्लांट की तकमील की जाएगी और हर साल ख़वातीन को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मैं खारगे जी, इंडिया गठबंधन, राजशेखर रेड्डी इस किताब की रक्षा करते हैं। इस संविधान के लिए लाखों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान, अपना खून, अपना पसीना दिया है। इससे आपको अधिकार मिलते हैं, रिजर्वेशन मिलता है, जमीन मिलती है। जो भी आपको आज तक मिला है वो इस संविधान से मिला है। आंध्रा को स्पेशल स्टेटस मिलेगा तो ये किताब आंध्रा को स्पेशल स्टेटस दिलवाएगी। पोलावरम प्रोजेक्ट ये किताब दिलवाएगी। और नरेंद्र मोदी इस किताब को फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये किताब फेंक दी जाए और जो भी उनके मन में आए वो कर पाए। मगर ये हिंदुस्तान की आवाज है, हिंदुस्तान की भावना, आशाएं हैं, ये हिंदुस्तान का भविष्य है। अगर पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को, गरीब जनरल कास्ट को कुछ मिला है तो इस किताब ने दिया है। और मैं आज आपको यहां कहने आया हूं कि इस किताब को नरेंद्र मोदी छोड़ो, दुनिया की कोई शक्ति नहीं। आप इस किताब को फाड़ कर फेंकने की कोशिश करो और फिर देखो हिंदुस्तान आपके साथ क्या करता है। अगर हमारी सरकार 2014 में आती, हम ये वायदे 2 दिन के अंदर पूरे करके दिखा देते। और मैं आपको कहना चाहता हूं 2024 में हमारी सरकार आ रही है और जैसे ही आएगी हमारा काम
जो आंध्र प्रदेश को वायदा किया गया था उसको पूरा करना का होगा। आपको 10 साल का स्पेशल स्टेटस मिलेगा, पोलावरम प्रोजेक्ट मिलेगा, कडप्पा स्टील प्लांट मिलेगा, 100%। सियासी अज़ाइम के साथ कांग्रेस में शामिल होने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला और पना जमात वायएसआर कांग्रेस के सरबराह वैएस जगनमोहन रेड्डी की जानिब से उनकी बहन और आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह वैएस शर्मिला पर लगाए गए इल्ज़ाम पर शर्मिला अश्कबार हो गई। शर्मिला ने मीडिया से बात करते हुए जज्बाती अंदाज में कहा कि अपने शोहर और बच्चों को छोड़कर उन्होंने अपने भाई की खातिर हज़ारों किलोमीटर पदयात्रा की थी। शर्मिला ने कहा कि उन्होंने उस वक्त अपने भाई के लिए काम किया था, वो इसके लिए बाइबल की कसम खाएंगी। उन्होंने पूछा कि ऐसा करने के लिए जगन तैयार है। उन्होंने पूछा कि अपने भाई के लिए काम करने वाली बहन का एहतराम करने के बजाय जगन ने जज्बाती तौर पर उनको निशाना बनाया। शर्मिला ने कहा कि जगन तारीख में एक बड़े भाई के तौर पर जाने जाएंगे जिन्होंने अपनी बहन की शख्सियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। మీరు ముఖ్యమంత్రి కావాలని రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి సంక్షేమ పాలన మళ్ళీ మీరు తీసుకొస్తారు అని నమ్మి చేసిన విషయం వాస్తవం కాదా? మన ఇద్దరము నమ్మే బైబిల్ మీద ఒట్టేసి నేను చెప్పగలను, నాకు రాజకీయ కాంక్ష కానీ డబ్బు కాంక్ష కానీ ఏ ఇతర ఆశ లేకుండా ఆశించకుండా ఏ ఒక్క రోజైనా మిమ్మల్ని ఒక పదవి కానీ ఒక పోస్ట్ కానీ నేను అడగకుండా మీకోసం చేశాను, ఇది నిజం అని నేను బైబిల్ మీద ప్రమాణం చేయగలను. మీరు అదే బైబిల్ మీద ప్రమాణం చేసి నేను మిమ్మల్ని ఈ పోస్ట్ అడిగానని కానీ ఈ పదవి అని అడిగానని కానీ మీరు ప్రమాణం చేయగలరా? నాకు రాజకీయ కాంక్ష ఉంది అని కానీ డబ్బు కాంక్ష ఉంది అని కానీ మీరు రుజువు చేయగలరా? అసలు మనిషి మంచితనాన్ని గుర్తించడం రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి మీకు ఎందుకు రాలేదు? ఏదైనా ఒక లావాదేవీ కోసం, ఏదైనా ఒక లాభం కోసం ఆలోచన చేసే మనిషి కాదు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు. ఆయన బిడ్డను నేను ఆయన హృదయానికి దగ్గరగా ఆయన మాటలు వింటూ